अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मींस लीनियर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें ये बताता है कि अगर किसी भी सिस्टम मींस जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हों, अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो उस सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो हमेशा कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो है कंजर्व रहेगा। ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ दी total momentum of a system before and after collision is conserved if no net force means external force, no net force acting on the system। अगर किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो जितना उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम कोलिजन से पहले होगा उतना ही उसका मोमेंटम कोलिजन के बाद होगा। थोड़ा सा बात समझें। सपोज करें ये एक हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमारा ए है, एक ऑब्जेक्ट हमारा बी है। ठीक है, ये आपस में कोलिजन कर रहे हैं। सपोज करें इन्होंने कोलिजन की, तो जब ये कोलिजन करेंगे तो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अब याद रखिएगा हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ा था, जितना फोर्स ए बी पर लगाएगा उतना ही फोर्स बी ए पर लगाएगा। इसका मतलब है जितना मोमेंटम इसका चेंज होगा उतना मोमेंटम इसका भी चेंज हो जाएगा। मतलब कहने का यह है कि अगर बी मोमेंटम लॉस करेगी जितना, उतना मोमेंटम ए गेन करेगी। अगर जितना मोमेंटम ए लॉस करेगी उतना मोमेंटम बी गेन करेगी। अगेन जब हम टोटल मोमेंटम निकालेंगे तो वही का वही आएगा। अब सपोज करें इसका मास m1 है और इसकी कोलिजन से पहले, अब हम ऐसे सपोज करते हैं कि इसका मास m1 था, इसकी स्पीड u1 थी, इसका मास m2 था, इसकी स्पीड u2 थी, और थोड़ी देर के लिए हम ये कंसीडर करते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो कोलिजन पॉसिबल है? तो बिल्कुल हो सकती है। अगर हम सपोज करें इसकी स्पीड कम थी, इसकी स्पीड ज़्यादा थी, इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो डेफिनेटली ये आपस में कोलिजन करेंगी। कोलिजन के बाद क्या होगा, दोबारा ये बॉडीज मूव करने लगेंगी। ये आपकी बॉडी बी हो गई, ये बॉडी ए हो गई। अब इसकी कोलिजन के बाद वाली जो वेलोसिटी होगी वो v1 होगी और इसकी v2 होगी। तो कोलिजन से पहला जो मोमेंटम था सिस्टम का, ये होगा m1 u1 प्लस m2 u2। ये मोमेंटम कोलिजन से पहले था। और हम ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों का मोमेंटम सेम डायरेक्शन में होगा। और आफ्टर कोलिजन भी हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो दोनों का मोमेंटम अगेन ऐड किया जाएगा। ये जो मैथमेटिकल फॉर्म आप देख रहे हैं इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब एक बात आप याद रखें, ऐसा सिस्टम जिस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता उस सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन हमेशा कंजर्व होता है, क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है। और आइसोलेटेड सिस्टम उस सिस्टम को कहा जाता है जिस पे एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस नहीं होती है। तो मैं ऐसे भी लिख लूँगा, द मोमेंटम of an isolated system before and after collision is conserved. What is isolated system? Isolated system, the system on which no external force is acting। ऐसा सिस्टम जिस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। मॉलिक्यूल्स of an ideal
गैस। आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम का एक एग्जाम्पल होते हैं। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। अब हम थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे क्लियर कर दें, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये बेसिकली न्यूटन के कौन से लॉ पे बेस्ड है? क्या ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है, न्यूटन के सेकंड लॉ पे बेस्ड है, या न्यूटन के थर्ड लॉ पे? तो थोड़ा सा सोचें। मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया था कि जब ये आपस में कोलिजन करेंगे तो जितना फोर्स ए बी पर लगाएगा उतना ही फोर्स बी ए पर लगाएगा मैग्नीट्यूड के हवाले से। तो ये मैं किस लॉ की बात कर रहा था? ये मैं थर्ड लॉ की बात कर रहा था। थर्ड लॉ की वजह से हम कहते हैं कि ये लॉ बेस्ड है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस्ड है। अगर कोलिजन के दौरान ए ने फोर्स कम लगाया, बी ने फोर्स ज़्यादा लगाया, तो किसकी वायलेशन हो जाएगी? ये वायलेशन हो जाएगी न्यूटन थर्ड लॉ की। जब न्यूटन का थर्ड लॉ की अगर वायलेशन होगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की भी वायलेशन हो जाएगी। तो इसलिए हम कहेंगे इट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो जो एग्जाम्पल न्यूटन थर्ड लॉ का होगा वो एग्जाम्पल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का होगा। अब एक एग्जाम्पल हम करते हैं कोलिजन, या हम करते हैं गन बुलेट सिस्टम। गन बुलेट सिस्टम, आप सबको पता है कि जब किसी गन से, सपोज करें ये एक स्पेशल गन है, इस गन से कोई बुलेट फायर हो रही है, तो जब इस गन से कोई बुलेट फायर होगी तो आपको पता है बुलेट आगे की तरफ जाएगी और गन पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी। शुरुआत में कोलिजन से पहले मोमेंटम जीरो था क्योंकि आपकी गन भी स्टेशनरी थी, आपकी बुलेट भी स्टेशनरी थी। बिफोर कोलिजन मोमेंटम जीरो, आफ्टर कोलिजन बुलेट आगे की तरफ जाएगी, गन पीछे की तरफ। तो ये मास है बुलेट का, ठीक है, ये बुलेट का मास है, ये बुलेट की वेलोसिटी है। अगर बुलेट की वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहे हैं तो गन की वेलोसिटी को क्या लेंगे? नेगेटिव, क्योंकि बुलेट आगे की तरफ जाएगी, गन पीछे की तरफ जाएगी। तो माइनस mg/vg, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ ले जाएंगे, अगर हम इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये बराबर होगा mg/vg इज इक्वल टू mb/vb, यानी जितना मोमेंटम बुलेट का होगा उतना मोमेंटम गन का होगा, पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि गन रिकॉइल करती है। गन रिकॉइल इसलिए करती है क्योंकि मोमेंटम को कंजर्व कर सकें। तो हम यहाँ पे पॉइंट भी लिखेंगे कि व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड विद द gun recoils in order to conserve the momentum को कंजर्व करने के लिए। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं मोशन ऑफ रॉकेट। दूसरा इसका एग्जाम्पल है मोशन ऑफ रॉकेट। तो आपको पता है रॉकेट में फ्लू गैसेस, ये रॉकेट का चेंबर होता है, इसके अंदर फ्यूल होता है, यानी गैसेस होती हैं जो मतलब बर्न होती हैं और ये बाहर निकलती हैं। जब ये बाहर निकलेंगी तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए एक थर्स्ट क्रिएट होगा और आपका रॉकेट जो है ऊपर जाता है। फ्लू गैसेस नीचे की तरफ आती हैं और रॉकेट बाहर की तरफ जाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है न्यूटन्स, ये भी एक एग्जाम्पल है, हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तीसरा एग्जाम्पल देख लें, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, अब एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब क्या है? देखें, एक बॉम्ब था, सपोज करें ये एक बॉम्ब था। अब ये जैसे ही एक्सप्लोज होगा तो ये फ्रैगमेंट्स में टूटेगा। ये फ्रैगमेंट्स में इस तरीके से टूटेगा ताकि मोमेंटम कंजर्व हो सके। ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगा। सपोज करें ये टूटा, कुछ इस डायरेक्शन में गया, कुछ इस डायरेक्शन में गया, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में। ये सेंटर था और सेंटर से ये एक्सप्लोज होगा, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगा।
जब ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगा तो ये इस हिसाब से जाएगा ताकि मोमेंटम को कंजर्व कर सके। मतलब कहने का ये है कि जो ईस्ट का मोमेंटम होगा वो वेस्ट के साथ बैलेंस होगा, जो नॉर्थ का मोमेंटम होगा वो साउथ के साथ बैलेंस होगा। अब देखें, अगर यहाँ पे 4 kg किलोग्राम, सपोज ये आप कंसीडर करें कि ये 10 kg है, अगर यहाँ पे 10 किलोग्राम का पार्टिकल ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और वेस्ट में जा रहा है सपोज करें 1 किलोग्राम का, अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से बताओ कौन से पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होगी, तो आपको पता है ईस्ट वाले का मोमेंटम वेस्ट वाले के साथ बैलेंस होगा। और मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था कि जब दो पार्टिकल्स का मोमेंटम सेम होता है और उनके मासेस डिफरेंट होते हैं तो स्पीड हमेशा उस पार्टिकल की ज़्यादा होती है जिसका मास कम होता है। तो ये जो 1 किलोग्राम वाला पार्टिकल होगा इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, और जो 4 किलोग्राम वाला पार्टिकल होगा इसकी स्पीड 1 किलोग्राम वाले से कम होगी। इसी तरीके से अगर आप सपोज करें यहाँ 3 किलोग्राम का और यहाँ 2 किलोग्राम का, टोटल मिक्स करेंगे तो 10 किलोग्राम बन जाएंगे। अब ये जो 3 किलोग्राम वाला ये जो पार्टिकल नॉर्थ जो है डायरेक्शन में जाएगा इसकी स्पीड साउथ वाले से कम होगी। ये इसलिए कम होगी क्योंकि इन दोनों का मोमेंटम सेम होगा पर इसका मास कम है, यानी इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हम करेंगे, यानी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मोमेंटम ऑफ ईस्ट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ वेस्ट एंड मोमेंटम ऑफ नॉर्थ इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ साउथ। इस तरीके से आप ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप इनको नोट करें तो इन पे 2-3 MCQs करते हैं और फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। अच्छा, आप ये क्वेश्चन देखें जो मैंने कुछ लिखे हैं, पास पेपर्स के भी हो सकते हैं। सो अ बुलेट इज फायर्ड विद अ गन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज हाई एज कंपेयर टू गन। तो मैंने बताया था, जैसे आप जानते हैं कि बुलेट और गन का मोमेंटम इक्वल होगा, पर आपको पता है गन का मास हमेशा बुलेट से ज़्यादा होता है। तो मैंने बताया था कि जब दो बॉडीज़ का मोमेंटम सेम होता है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी ज़्यादा होती है जिसका मास कम होता है। तो बुलेट का मास कम है इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इसीलिए ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है मोमेंटम ऑफ बुलेट इज़ ग्रेटर देन गन। ये गलत है, दोनों का मोमेंटम सेम होगा। स्पीड ऑफ बुलेट इज़ ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ गन। ये भी सही है, क्योंकि मैंने बताया था जब दो बॉडीज़ का मोमेंटम सेम होगा तो स्पीड उसकी ज़्यादा होगी जिसका मास कम होगा। तो बुलेट का मास कम होता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसीलिए ऑप्शन 1 और 3 जो हैं वो सही हैं, इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, अ कार इज़ मूविंग, अ कार हैविंग मास 1000 किलोग्राम, ये पास पेपर का है, इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एंड कोलाइड्स विद द स्टेशनरी ट्रक हैविंग मास 2000 किलोग्राम। आफ्टर कोलिजन कार बिकम्स स्टेशनरी, कार रुक गई है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रक आफ्टर कोलिजन। तो एक तो हम समझ सकते हैं कि जितना कार ने मोमेंटम लॉस किया है उतना मोमेंटम ट्रक ने गेन किया है। तो हम ये सिंपल है, मोमेंटम ऑफ कार इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ ट्रक। कार जाके ट्रक के साथ स्ट्राइक किया तो कार रुक गई और लाजमी है ट्रक मूव करेगी। तो कार ने मोमेंटम जो है लॉस किया है, ट्रक ने गेन किया है। कार के पास मोमेंटम कितना था 1000 और इसकी वेलोसिटी थी 20। ट्रक का मास था 2000 और इसकी वेलोसिटी थी, फाइंड करनी है। तो ये 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है, 2 0 कैंसिल हो गए और ये 1 हो गया, ये 10 हो गया। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रक जो होगी वो 10 होगी। तो इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब आप आ जाएं, यहाँ पे भी मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखें,
50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड विथ 5 किलोग्राम गन एट द स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ गन। तो मैंने फार्मूला दिया था कि भाई दोनों का मोमेंटम सेम होगा। मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन। बुलेट का मास कितना है, ये मास हमेशा ग्राम्स में दिया जाता है। कुछ स्टूडेंट एक्साइटेड होते हैं, वो ग्राम को कन्वर्ट नहीं करते, पर आप लोग नहीं हैं उनमें से। तो मास ऑफ बुलेट कितना है, 50 ग्राम है, इसको किलो में तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.05। और वेलोसिटी ऑफ बुलेट 1000 है, मास ऑफ गन 5 है और वेलोसिटी ऑफ गन चाहिए। ये 2 0 डेसिमल में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई करेगा 50 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ से आपको वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन मिलेगी 10 मीटर पर सेकंड होगी। ऑप्शन ए होगा। अब ये क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा। देखें, अगर कोई मशीन गन है, सपोज करें ये एक किस्म की मशीन गन है, ये बहुत सारे बुलेट फायर कर रही है 1 सेकंड में या 1 मिनट में, समझें किसी भी टाइम में, तो होगा क्या, जितना मोमेंटम इस बुलेट्स का होगा उतना मोमेंटम इस गन का होगा। पर अगर हम गन को स्टेशनरी करना चाहते हैं तो हम गन पे फोर्स लगाएंगे, यानी उसका मोमेंटम 0 करेंगे। इसका सिंपल सा फार्मूला है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट्स, और एक बुलेट का मोमेंटम क्या होगा, mv। पर हम एक बुलेट फायर नहीं कर रहे, हम बहुत सारी कर रहे हैं, तो होगा nmv। n इज व्हाट, नंबर ऑफ बुलेट्स, और डिवाइडेड बाय t, t मींस टाइम, जितने टाइम में हम कर रहे हैं। अब ये फार्मूला आपके पास आ गया है। ये फार्मूला किसका है, फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन मशीन स्टेशनरी। ठीक है, अब देखें, अब आप कितने बुलेट्स फायर कर रहे हैं, तो 600, तो आप एन की जगह 600 लिखेंगे। हर बुलेट का मास कितना है, 50 ग्राम, तो 50 × 10⁻³ और हर बुलेट की स्पीड कितनी है, 100 डिवाइडेड बाय टी मींस टाइम। ये जो बुलेट्स फायर हो रही हैं वो कितने टाइम में हो रही हैं, 1 मिनट में हो रही हैं। 1 मिनट मींस 60 सेकंड्स, तो 60 लिखेंगे। अब देखें, 1 0 2 0 3 0, ये 10⁻³ से कैंसिल, 60 आपस में कैंसिल, तो फोर्स आपको चाहिए 50 न्यूटन, 50 न्यूटन फोर्स चाहिए इसको स्टेशनरी रखने के लिए, तो इसका ऑप्शन ए होगा। अब उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने नीचे लिखा है, 2 balls हैविंग मास, एक का मास क्या है m, दूसरे का मास क्या है 3m, और ये सेम स्पीड के साथ जा रहे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऐसे और एक ऐसे जा रहा है। इन्होंने कोलिजन की, कोलिजन के बाद ये आपस में अटक गए। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है इनकी स्पीड क्या होगी, यानी अब ये एक बॉडी हो गए हैं, अब इनकी स्पीड कितनी होगी, तो कोई मसला नहीं है, आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे बिफोर कोलिजन। इसका अगर आप इसकी वेलोसिटी अगर नेगेटिव लेंगे तो इसकी वेलोसिटी आप पॉजिटिव लेंगे, तो इसका मोमेंटम होगा -mv और इसका मोमेंटम होगा +3mv। कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इसको मैं v डैश लिख रहा हूँ कोलिजन के बाद, और इनका मास तो 8 होगा, यानी 3m + m, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2mv हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4v डैश, तो 4mv डैश, ये mm से कैंसिल, तो v डैश बराबर होगा 2v डिवाइडेड बाय 4, यानी v/2। ऐसा ऑप्शन नहीं है, आप एक ऑप्शन लिख लें v/2, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि आपको अपोजिट डायरेक्शन में कैसे डील करना है। अब आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देख लें। अ ब्लॉक ऑफ 10 kg इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक ब्लॉक था, ये 20 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा था, अचानक से ये टूट गया।
ये टूट गया 2 में और एक ब्लॉक इसी डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरे ब्लॉक की हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो इस पे हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब अकेला ब्लॉक था तो इसका मोमेंटम कितना था, 10 × 20, यानी ब्रेक होने से पहले इसका मोमेंटम। तो जितना मोमेंटम इसका ब्रेक होने से पहले होगा उतना ही मोमेंटम ब्रेक होने के बाद। अब ये 2 हिस्सों में ब्रेक हो चुका है, एक हिस्सा कौन सा है 4, और 4 का स्पीड कितना है 30, और सेम डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए मैंने प्लस की साइन दी है। दूसरा मास कितना होगा, अगर टोटल मास 10 था, एक का मास 4 है तो दूसरे का कितना होगा 6, और हमें इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ये पास पेपर में आ चुका है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 200 होगा, ये 120 होगा, ये 6v होगा, ये वहाँ जाके माइनस करेगा तो क्या बचेगा 80 बचेगा, 80 6v, तो v बराबर होगा 80 / 6, यानी 3/40/3 मीन्स 13.3। तो इसका ऑप्शन होगा E। तो इस तरीके से आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया कि न्यूटन सेकंड लॉ मोमेंटम के लिए क्या कहता है, उसके साथ हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टडी किया, इम्पल्स हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह कल वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कोलिजन डिस्कस करेंगे। आप लोगों को यही सजेशन है कि आप प्लीज़ हमारी जो प्रैक्टिस शीट हैं उनको सॉल्व करें, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन दे दिए हैं, लेक्चर्स भी अच्छे तरीके से नोट करें। सो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।